बढ़ते कदम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमलेश कुमार मिश्र। एक मुश्किल वक्त से हम लोग निकले हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त ने हमें बहुत कुछ नया सिखाया। हम कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हमें दूसरे पहलू की तरफ भी ध्यान देना है। परेशान तो हम हुए, लेकिन परेशानी के साथ नई चीजें सीखने का और समझने का मौका मिला। कोरोना संक्रमण की वजह से बहुत सारी चीजें रुक गई थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब जो हमारा शिक्षा है वो कैसे आगे बढ़ेगा, हम जो काम करते हैं वो कैसे आगे बढ़ेगा, अब हमारा काम रुक जाएगा। लेकिन इन सब परेशानियों के बीच में जो सबसे बड़ा साथी बनकर उभरा वो था टेक्नोलॉजी। ये जो इंटरनेट की दुनिया है ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाया। कैसे लाया, और खासकर शिक्षा की बात करें, जहाँ पे पेरेंट्स को भी टेंशन था बच्चे क्या करेंगे, स्कूल की बात करें, उनको परेशानी थी कि हम अब अपना एजुकेशन आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये बहुत जरूरी था। तो आज के इस अंक में हम इसी विषय पर पूरी जानकारी लेंगे, और इस जानकारी को देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया, टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों तक शिक्षा पहुंचाने में एक अपनी अहम भूमिका निभाई, और आए दिन कुछ न कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रिंसिपल राम सिंह है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत इसी के साथ करना चाहेंगे, क्योंकि सबसे पहला जो मन में एक दुविधा थी, टेंशन था कि हमारे बच्चों का जो शिक्षा है वो कंटिन्यू कैसे होगा। कैसे आप लोगों ने हैंडल किया ये ऑनलाइन, कैसे आप इसको एक्सेप्ट किए और इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या तरीका आप लोगों ने अपनाया? देखिए, ऐसा है कि ऐसा माना जाता है कि जो नीड है, कंपल्सन है, वही इन्वेंशन का कारण बनती है। जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ, कोरोना का भयावह दृश्य सामने आया, बच्चों का टीचर से कांटेक्ट खत्म हुआ, तो उसके बाद कैसे बच्चों से कांटेक्ट किया जाए, कैसे बच्चों को एजुकेशन दिया जाए, और एजुकेशन में उनका हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहे, तो सभी चीजों के लिए केवल टेक्नोलॉजी का ही सहारा था, जिसमें कि हम आईटी का ऐप का यूज करते हुए बच्चों तक पहुंच पाए। और इसी आईटी के ऐप से आपको बताएं कि इसी ऐप का यूज करते हुए हम बच्चों को फिजिकल हेल्थ, जो भी योगा, मेडिटेशन स्कूल से टीचर करा रहे हैं, काउंसलिंग जो होती है, क्योंकि बहुत दिनों से बच्चे घर में बैठे हैं, अकेले में हैं, दोस्तों के साथ नहीं मिल पा रहे हैं, तरह तरह के उनमें डिप्रेशन के भी लक्षण आ रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, इसके लिए मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम हुआ, काउंसलिंग टीचर्स करना शुरू किए, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, बच्चों को पढ़ाने का काम। वो बच्चे जो टीचर्स हैं बच्चों को ऑनलाइन जो है टीचिंग ऐप के थ्रू दे पा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आगे आने वाला समय टेक्नोलॉजी का ही समय था। बहुत पहले से चल रहा था कि जो भी एग्जाम्स हैं जिसमें खर्च होते हैं, बच्चे बाहर जाते हैं, कहीं रुकते हैं, तब जाकर के सेंटर पर या एक जिले से दूसरे जिले में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके तब वो एक परीक्षा दे पाते थे कंपटीशन का। तो अब ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन है वो शुरू हो गया था, और हम लोगों का कंसर्न था कि आने वाले 5 साल में बच्चों को कैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में बताया जाएगा। इसलिए स्कूल 2-1 साल पहले से शुरू कर दिए थे ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बच्चों को बताना और प्रैक्टिस कराना। लेकिन इस कंपल्सन में कोरोना के समय यह ऑटोमेटिकली पूरी जनरेशन का, हम बता दें आपको, जितने बच्चे नर्सरी टू 12 पढ़ रहे हैं सभी बच्चों को कंपल्सन के कारण ही हुआ, लेकिन एक ऑनलाइन एजुकेशन से, ऑनलाइन टीचिंग से, ऑनलाइन लैब से परिचित हुए, और वह ऑनलाइन क्लासेज जो है शुरू होने चाहिए। यह केवल बच्चों के लिए लर्निंग नहीं था, यह टीचर्स के लिए भी नया चीज था। टीचर्स को कैसे कनेक्ट करें, माने बच्चों से कैसे कनेक्ट करें टीचर्स, कैसे क्लासरूम डिसिप्लिन ऑनलाइन मैंने इंश्योर करना है, कैसे बच्चों क्लास को इंटरेक्टिव बनाना है। तो उस तरह से आप देखेंगे जो बच्चों को जो एजुकेशन का जो डिफरेंट डायमेंशन होता है, डिफरेंट पार्ट होता है, उसको टीचर्स करने लगे। इट वाज लर्निंग फॉर टीचर्स आल्सो। माने ऑनलाइन टीचिंग की क्या एथिक्स होती है, ऑनलाइन टीचिंग की क्या वैल्यूज होती है, साइबर बुलिंग क्या होती है, और कोई बाहर से कैसे क्लासरूम में इंटर कर सकता है, क्लास को डिस्टर्ब कर सकता है, हैंग कर सकता है। तो बहुत सी चीजें टीचर्स के लिए भी बहुत सी लर्निंग थी। हमको लगता है कि आने वाला समय अब वो फिजिकल टीचिंग के साथ साथ ऑनलाइन टीचिंग भी स्कूल सिस्टम का पार्ट बनेगा, और हाइब्रिड टीचिंग होगी। कुछ चीजें हम फिजिकल स्कूल में कर सकते हैं, कुछ हम ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, हम लोग पीटीएम करते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं। पूरे 5000 पेरेंट टीचर मीटिंग के दिन गाड़ियां निकालते हैं, रोड पर आते हैं, स्कूल पहुंचते हैं, टीचर के साथ बैठ के बात करते हैं। तो आप देखें कितना खर्च होता है, कितना रोड पर जाम लग रहा है, कितने फ्यूल खर्च हो रहे हैं, कि स्कूल में आके कितना टाइम खर्च हो रहा है। अगर ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू जो हमारा वर्चुअल पीटीएम हो रही है, अब टीचर आप पेरेंट्स से कनेक्ट कर रहा है,
पेरेंट में फादर मदर बच्चे के साथ में एक साथ बैठ के बात कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि यह जो ट्रेजेडी आई थी, जो यह भयावह स्थिति थी, ये बहुत दुखदाई था। इसको नहीं दूसरी तरह से कंपनसेट किया जा सकता है, बट साथ में एजुकेशन फील्ड में एक बहुत ही दूरगामी जो चेंजेज है वो लेके आया है और चीजें बदल रही हैं। क्योंकि हमेशा हम लोग शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं, आप एक प्रधानाचार्य के तौर पे क्या महसूस करते हैं? क्योंकि हमने देखा कि ऑनलाइन में बहुत सारी परेशानियां भी आ रही हैं कि बच्चे जितना मन लगा के पढ़ते थे या जब सामने टीचर होते हैं वो एक जो टेंशन होता है और ऑनलाइन पे वो चीज फ्री होता है, उनको वो डर नहीं होता है। तो एक तो वो क्या चैलेंज आपके सामने आ रहा है और इसे ठीक करने का क्या एक तरीका है, क्या आप महसूस करते हैं? देखिए, मैं रिपीट करूं फिर से कि फिजिकल जो क्लासरूम्स है जिसमें बच्चे स्कूल आते हैं, इसको ऑनलाइन टीचिंग से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। कभी भी ऑनलाइन टीचिंग फिजिकल टीचिंग को रिप्लेस नहीं कर सकती, के बराबर नहीं हो सकती, या उसका कॉम्प्लीमेंट्री उसमें ऐड कर सकती है। तो जो देखिए बच्चे स्कूल आते हैं, बच्चों का जो फिजिकल ग्रोथ होता है, जो पीयर ग्रुप में सीखते हैं, पीयर ग्रुप में डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, और क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होता है, क्लासरूम जो डिस्कशन होता है, वो सभी चीजें क्लासरूम में ही हो सकती है, वह ऑनलाइन टीचिंग नहीं हो सकती है। ऑनलाइन टीचिंग जो चीजें हम जैसे अभी आपको बताएं, अगले सेशन के लिए हमने सेग्रीगेट कर दिया है कौन सी चीजें फिजिकली होगा, कौन सी चीजें ऑनलाइन। मैंने छोटा सा उदाहरण आपको पीटीएम का दिया। तो अब आने वाला समय जो है वो हाइब्रिड होगा। उस हमारे जो स्कूल सिस्टम है इसमें ऑनलाइन टीचिंग को ऐड करना पड़ेगा। बहुत सी कमियां थी, धीरे धीरे आ रहा था। देखिए, मैंने पहले आपको बताया कि ऑनलाइन टीचिंग का जो एथिक्स है, जो क्लासरूम डिसिप्लिन है, जो गाइडलाइंस है, जो डिसिप्लिन रूल है, उसको भी बच्चों को और टीचर को समझना पड़ेगा। इसमें बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन जब तक नहीं आएगी और जब तक सेल्फ लर्निंग का नहीं आएगा तब तक ऑनलाइन टीचिंग सक्सेसफुल नहीं होगा। दूसरी चीज आपको बताएं, जो अदर कमियां हैं, जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, क्लासरूम बहुत इंटरेक्टिव नहीं हो पा रहा है, उसका कारण है कि पिछले 1-1.5 साल हो गए, 1.5 साल से बच्चे बाहर नहीं निकल पाए हैं, टीचर से मिल नहीं पा रहे हैं। आज के समय में उबाऊ होते जा रही है और स्ट्रेस होते जा रहा है क्योंकि अदर एक्टिविटीज बंद है। अगर अदर एक्टिविटीज चलेगी तो हमको कोई जरूरत नहीं है कि बच्चे को एग्जाम के लिए यहाँ से कोलकाता भेजें, दिल्ली भेजें। ऑनलाइन टीचिंग है, बच्चे कहीं से अपना बैठ के फ्री होके अपने एग्जामिनेशन जो है वो दे सकते हैं। इसका कुछ पॉजिटिव भी है और कुछ सीखने की जरूरत है, कुछ चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि ये पैटर्न नहीं चल रहा था तो बहुत सी चीजें नई थी, टीचर के लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो बच्चे भी धीरे धीरे उसको अब सीख रहे हैं। बिल्कुल, एक बहुत अच्छी बात राम साहब आपने बताई कि ये एक एड ऑन है, मतलब आप प्लस करें, जब आप परेशानी में हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार की भूमिका मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि ये एक ऐसा संक्रमण था जिसके बारे में इससे कोई अवेयर नहीं था, चीजें अचानक से आई, किसी के पास समाधान नहीं था। तो इस एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करने में, ये एक तरीका को अपनाने में सरकार का कितना बड़ा रोल रहा, किस तरीके से आप लोगों ने गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया? देखिए, सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई कि इसके चलते इंटरनेट फैसिलिटी और स्मार्टफोन्स का यूज जो है बहुत बढ़ा है। और गवर्नमेंट के लिए तो ज्यादा चैलेंजिंग हम मानते हैं क्योंकि जो उनके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो बड़े रूरल बैकग्राउंड में है। वहां तक बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग पढ़ाना मैंने हमको नहीं लगता है कि उतना संभव हो पाया है। इसलिए बहुत से बच्चे जो क्लास छोड़ने का, स्कूल छोड़ने का नंबर जो है वो बढ़ा हुआ है। और जहां तक प्राइवेट स्कूलों में है, प्राइवेट स्कूल कोशिश अपने स्तर तक किए हैं कि बच्चों को इससे एजुकेशन दे पाए। सरकार का सहयोग रहा है जहां तक इंटरनेट कनेक्टिविटी का है और अभी गवर्नमेंट स्कूलों के लिए वो कर रहे हैं, बच्चों तक मोबाइल फोन्स और इंटरनेट कनेक्टिविटी या क्लासरूम में जो टीचिंग है या अदर मेथड, जैसे हम लोग, अगर आपको याद होगा, कहीं गांव में माइक लगा के पढ़ाया जा रहा था जिससे कि बच्चे वहां पर सभी सुन ले। या दूसरी चीजें था, अभी देखने को मिला होगा कि कहीं वॉल पर लेकर के कोई टीचर पढ़ा रहा था जहां बच्चे दूर दूर बैठ करके देख रहे थे। ये सभी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। इससे पता चलता है कि कोई भी समय जब खराब आएगा या एडवर्स आएगा, चैलेंजिंग आएगा, तो अब हमारी जो जनरेशन है वो तैयार है नई चीजों को सीखने के लिए, नई चीजों को अडॉप्ट करने के लिए। जी सर, मैं सवाल समझना चाहूंगा आपसे। मैं अभी ये भूल जाता हूँ कि आप एक प्रधानाचार्य हैं। मैं सबसे पहले समझता हूँ कि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक के तौर पे आप वो कौन कौन सी पॉजिटिव चीजें आपको मिली हैं इस दौरान में, इस मुश्किल वक्त में, जो आपको लगता है कि हाँ, ये आप लोगों जो आज कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके साथ आप साझा करना चाहेंगे, जो इस मुश्किल वक्त में आपने पॉजिटिविटी के तौर पे उसे लिया? देखिए, सबसे पॉजिटिव चीजें हम ये मानते हैं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू आपका सोल्यूशन जो है, आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुरंत मिल जाता है।
जैसे अब जब मोबाइल फोन्स का ज्यादा यूज टीचिंग में या टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में नहीं होता था, तो कोई बच्चे को कोई समस्या थी तो वो पढ़ा रहता था, वेट करता था जब क्लास होगा, 1 दिन बाद होगा, 2 दिन बाद होगा, जब टीचर्स मिलेगा तो पूछ पाएंगे और सोल्यूशन मिल पाएगा। और अभी जितने जैसे व्हाट्सएप ग्रुप या ऐप हैं, इसके थ्रू बच्चे के दिमाग में कोई भी समस्या आ रही है, तुरंत वो टीचर से कनेक्ट हो जा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दे रहा है, ऐप पर लिख दे रहा है और उसका सोल्यूशन मिल जा रहा है। दूसरी चीजें बताएं कि हर चीजें किस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, वो पीयर ग्रुप का भी बड़ा सहयोग मिल रहा है। जैसे जो क्लास ग्रुप बना हुआ है, कोई बच्चा अगर कोई प्रॉब्लम लिखता है तो हम देखते हैं 50 से 60% प्रॉब्लम जो है उसके अपने दोस्तों से, अपनी पीयर ग्रुप से सॉल्व हो जा रही है। टीचर उसके बाद में टीचर्स का रोल आता है। तो पहले जो नॉर्मल क्लास में वो नहीं हो पाता था, क्योंकि इतना डिस्कशन, इतना इंटरेक्शन नॉर्मल क्लास में हो नहीं सकता कि कोई बच्चा बताए और बच्चे सब सोचें या करें। और ये 2-3 चीजें देखिए बड़ी अच्छी है। तीसरा हम बताना चाहते हैं कि एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है, एग्जामिनेशन अगर इस तरह से हो जाएगा तो बहुत सी एनर्जी, टाइम और नेचुरल रिसोर्सेज जो है बचेंगे, अगर ऑनलाइन टीचिंग सक्सेसफुल रहती है या एड ऑन होती है हमारे प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट है सेमिनार और ट्रेनिंग का बात है। हमको टीचर्स के ट्रेनिंग के लिए हमेशा टीचर्स को दिल्ली भेजना पड़ता था। दिल्ली जाते थे, 2 दिन रुकते थे, वहाँ ट्रेनिंग होती थी, फिर ट्रेनिंग करके आते थे। अभी इतने सेमिनार और वेबिनार्स हुए हैं, अगर आप देखें पिछले के समय में, तो डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस कराए हैं, जिससे कि लोगों का जो लर्निंग है, जो अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज है या स्किल्स है, वो डेवलप हुआ है। और लोगों के लिए, टीचर्स के लिए, अच्छे टीचर्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी मिली है। हम अगर फिजिक्स अच्छा पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री अच्छा पढ़ा रहे हैं, मेरे क्लास में पढ़ा रहे हैं, उसको सेव कर ले रहे हैं और वह यूट्यूब के माध्यम से हर लोगों को सेव मिल जा रहा है। अब सोचिए अगर पलामू में बैठा हुआ बच्चा है तो वहाँ बैठ के वो पढ़ सकता है। जो फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते वह वही एजुकेशन, वही टीचिंग, वही क्लासरूम टीचिंग पा सकता है टेक्नोलॉजी के थ्रू विदाउट पेइंग एनीथिंग। तो इस तरह से बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो इसकी पॉजिटिव पोर्शन है। अगर सरकार इन छोटी छोटी चीजों को देख ले, जैसे आपको बताएं दिल्ली में कोचिंग होती है या रांची में कोचिंग हो रही है, पलामू में वो टीचर जाके नहीं पढ़ा सकता, लेकिन वो ऑनलाइन अगर कनेक्शन है तो पलामू या गढ़वा या जो हमारी वीक या थोड़े से ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनके बच्चों को वही टीचिंग या वही कोचिंग मिल सकती है जो रांची में मिल सकती है। तो जो फाइनेंशियल था, जो पैसे की कमी के कारण, अभाव के कारण बच्चे नहीं आ पाते थे, बड़े स्कूलों में एडमिशन नहीं ले पाते थे, घर बैठे नहीं मिल पाते थे, वो ऑनलाइन के थ्रू। और आपको बताएं अभी बहुत सी कोचिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग और अदर एग्जामिनेशंस का ऑनलाइन शुरू हो गई है। जो बच्चे 2.5 लाख 3 लाख रुपए दे करके क्लास करते थे, ऑनलाइन में वह 20,000 25,000 में वो क्लास कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो हैं डिफरेंट कोर्सेज लेके आ रही हैं, जो कि ऑनलाइन कोर्सेज और डिग्री मिलेगी, आप ऑनलाइन लेके कर सकते हैं। तो जो हमको लगता है ये सभी जो चीजें हैं बहुत पॉजिटिव है। और जहाँ पर कि हमारे जो देश है वो विभिन्नताओं से भरा हुआ है, हर कुछ किलोमीटर पर जहाँ लैंग्वेज और फूड, कल्चर, फाइनेंशियल स्टेज बदलती है, उस समय यह ऑनलाइन टीचिंग या टेक्नोलॉजी जो है उस विषमताओं को दूर करके सबको समान अपॉर्चुनिटी देगा। बहुत सारे लोग बढ़ते कदम कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनके लिए अच्छी बात है। आप भी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने का हर एक प्रयास करें, क्योंकि आपके सामने अब एक बेहतर शिक्षा का व्यवस्था जो है वो घर बैठे फोन पे आपके सामने होगा, लेकिन आपको इंटरनेट फ्रेंडली होना पड़ेगा। जब ऑनलाइन की भी हम बात करते हैं और वर्तमान परिदृश्य में बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कुछ परेशानियां हैं, कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स आप साझा करना चाहेंगे जो आपको लगता है कि हाँ ये परेशानियां हैं ऑनलाइन क्लासेस में और इसको दूर करने की जरूरत है? देखिए, जो ऑनलाइन क्लासेस में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम दिख रही है, बच्चे थोड़ा एकांगी होते जा रहे हैं। बच्चे क्लासरूम के बदले अभी जब घर में हैं, एक मोबाइल फोन के साथ बैठे हैं, न तो फैमिली के किसी से बात करना चाह रहे हैं, न तो पेरेंट्स के साथ मिल रहे हैं, न तो रिलेटिव्स के साथ मिल रहे हैं। तो उस फोन में चूंकि हर चीज है, तो फोन में वो हर चीज पाने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। तो मॉनिटरिंग जो पार्ट है वो करने की जरूरत है। अदरवाइज आप जानते हैं कि आजकल कंप्यूटर में एक क्लिक से ही सब चीजें हैं, तो उसका जो राइट और रॉन्ग का जो एनालिसिस करना बच्चों को आना चाहिए। बच्चों के देखिए, छोटे बच्चों में आइज का प्रॉब्लम आ रहा है, कंसंट्रेशन का भी प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ी सी डिप्रेशन आ रही है, टेंशन हो रहे हैं और हेडेक आ रहा है। तो ये सभी चीजें जो एक उस आईटी ऐप से या आप कहते हैं मोबाइल फोन से जो होती हैं, वो बच्चों में हो रहा है।
थोड़े देखिए, आदमी क्या है, मनुष्य क्या है, एक सोशल प्राणी माना जाता है। तो वो क्या सोसाइटी से दूर न हो जाए, अपने तक सीमित न हो जाए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल न जाए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल न जाए। तो और वैल्यूज जो है, जो हैबिट्स डिफरेंट हैं, उस हैबिट को भूल न जाए। मैं आपको बताऊं, जैसे छोटा सा अपना एक एग्जांपल देता हूं कि को बताया गया कि बच्चे उठते हैं सुबह, वो अपने कंबल को उठाते हैं और सीधे क्लास करना शुरू कर देते हैं। जब स्कूल आते थे तो मॉर्निंग में उठते थे, फ्रेश होते थे, वॉक करते थे, तैयार होते थे, ड्रेस पहनते थे, तब आते थे। अब क्या हुआ, वो कोई ड्रेस है, किसी तरह बैठ जा रहे हैं। तो हमको करना पड़ा कि कम से कम बच्चे जब भी क्लास करेंगे तो यूनिफॉर्म में करेंगे, स्कूल के यूनिफॉर्म में। केवल इसीलिए किया गया क्योंकि कम से कम बच्चे निकल के तैयार होंगे और मैंने प्रिपेयर होंगे क्लास करने के लिए। अदरवाइज उठा है, माँ बाप उसको जगा रहे हैं, जगाने के बाद आंख खोला, मोबाइल खोल के बैठ गया। तो वो जो चीजें हैं, उसके लिए जो 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 नेचुरल जो ये सब चीजें हैं, उनको करने की उनको जरूरत है कि वो कैसे करेंगे। तो बच्चे थोड़े सोसाइटी से दूर ना हो पाए, पेरेंट्स से दूर ना हो पाए, और उनके जो हैबिट्स है, जो हमारे सोशल वैल्यूज हैं, जो फैमिली से हम सोसाइटी से सीखते हैं, इनसे दूर ना हो पाए, इसको ध्यान देने की जरूरत है। जी जी। दूसरी चीजें आपको बताएं कि जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि लर्निंग बाय डूइंग ही हो पाएगा। आर्ट एंड क्राफ्ट का जो क्लास है, जो केमिस्ट्री का लैब है, प्रैक्टिकल है, वो आपको ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू केवल दिखाया जा सकता है, कराया नहीं जा सकता। तो दिखाने और कराने में बहुत दूरी है। तो इसीलिए बार बार हम रिपीट करें कि हाइब्रिड होना पड़ेगा। इवन सीबीएसई स्कूल सब हो सकता है कि 11th-12th की जो डिग्री है, जो क्लासेज हैं, वो ऑनलाइन शुरू करें, बट कुछ क्लासेज उनके ऑफलाइन चलने चाहिए, जो कि ग्रुप में ही बच्चे सीख पाएंगे, जो कि उनके मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए और उनके लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं राम सर। पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक बदलाव ना सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में आया, ना सिर्फ स्टूडेंट में आया, बल्कि पेरेंट्स के लिए एक बहुत नई चीज है। जो पेरेंट्स बहुत अच्छे से एंड्रॉइड यूज नहीं करते थे, आज वो एंड्रॉइड फोन लेकर अपने बच्चों को दे रहे ताकि वो क्लासेस कर सके। और आपने बताया कि एक जो मॉनिटरिंग सिस्टम है पेरेंट्स का, वो ठीक रखना पड़ेगा ताकि बच्चे सही और गलत में फर्क कर सके। तो पेरेंट्स का बिहेव कैसा होना चाहिए, तरीका कैसा होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति? देखिए, पेरेंट्स को एक ही हम कहना चाहेंगे, पहले ये चेंज है, बदलाव है, और हर बदलाव कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए इसके लिए पहले तैयार होना चाहिए। केवल इसको क्रिटिसाइज करना कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं रहा, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसको एक नई चीज है, एक नई चीज आई है सोसाइटी में, जिसके लिए बच्चों को बहुत पॉजिटिव रखना है। दूसरी चीज है, यह ऐसी चीज है जिसमें पेरेंट्स बच्चों से कम जानते हैं। अभी भी एंड्रॉइड फोन ऐप ये सब जो है, ये बच्चे ज्यादा जानते हैं, पेरेंट्स उनसे कम जानते हैं। कहीं कहीं बच्चे पेरेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे, यहाँ पेरेंट्स का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है, ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत है, ज्यादा मॉनिटर करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि बच्चा जो है अपने पेरेंट्स को भूल करके अपने को केवल मोबाइल तक ही सीमित कर ले, ये देखने की जरूरत है। पेरेंट्स को ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। अगर उनकी फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल क्लास, स्पोर्ट्स और म्यूजिक, डांस से नहीं हो पा रहा है, ये जरूरत है कि पेरेंट्स उनके साथ बैठें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज क्लास घर में अपना कराएं, और बच्चों के साथ कुछ स्टोरी शेयर करें, कुछ पोएम शेयर करें, कुछ अपने फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बताएं, और कुछ बायोग्राफी किसी की बताएं, डिस्कस करें। रीडिंग हैबिट कम नहीं होनी चाहिए। एक कंसर्न जो सबसे बड़ा अब ये है कि बच्चों को जो बुक्स रीडिंग की हैबिट जो है, ऐसा ना हो कि कम हो जाए, क्योंकि आपको सभी गूगल पर दी हुई चीजें सही नहीं होती हैं। गूगल पर स्कैन करने का, गूगल को मॉनिटर करने का, उसके चीजों को सही या गलत बताने का कोई सिस्टम नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा उन चीजों को सीख रहा है जो कि गलत चीजें हैं, तो उसमें पेरेंट्स को स्कूल के हेल्प से ठीक करने के और करेक्ट करने की जरूरत है। तो पेरेंट्स को यही कहना चाहेंगे कि आपको अब ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, ज्यादा कंसर्न है, आपकी पेरेंटिंग और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है और मॉडिफाई करने की जरूरत है। बिल्कुल। मैं उन बच्चों के बारे में भी आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगा। जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं, हालांकि कहते हैं कि शिक्षा में कभी भी हम लोग फर्क नहीं करते, चाहे बच्चा तेज है या नहीं है, शिक्षा सबके लिए समान है और सभी मेहनत करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत शार्प थे और पढ़ाई पे बहुत ज्यादा मन लगता था, लेकिन जब से ऑनलाइन का ये प्रोसेस आया, तो जो उनका इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो इंटरेक्टिव नहीं है। वैसे बच्चे थोड़ा ज्यादा डिप्रेस नजर आ रहे हैं। उनके लिए कोई खास सजेशन है आपका? देखिए, मैं ये तो आपको बार बार बोल रहे थे कि चूंकि कोई भी चीज लॉन्ग टाइम के लिए जब चलती है तो मोनोटोनस हो गई। तो जो माहौल 1-1.5 साल का था, बड़ा फियरफुल माहौल था। अपने रिलेटिव, अपने सोसाइटी में, अपने कॉलोनी में लोगों को हम लोग खो रहे थे।
बहुत चर्चा थी कि ये चला गया, ये हुआ, ऐसे हुआ, नंबर बढ़ रहा है कोरोना का। तो चूंकि ये जो पूरी टीचिंग 1.5 ईयर हुई है, यह बड़ी फियरफुल इन्वायरमेंट में हुई है। तो उस फियरफुल इन्वायरमेंट का भी छोटे बच्चों पर प्रभाव पड़ा है और बच्चे, पेरेंट्स सभी डरे हुए थे। तो चूंकि और चीजें जब एड ऑन नहीं हुआ, जैसे बच्चों को शाम को कॉलोनी में या प्लेग्राउंड पर जाके खेलने का मौका नहीं मिला, लोगों के साथ कोई पार्टी, फंक्शन, एक्टिविटीज, होटल, ये सब चीजें नहीं गए, पिक्चर देखने नहीं गए, तो जो सभी चीजें कट ऑफ करके केवल मोबाइल के साथ छोड़ दिया गया बच्चों को, कंपल्सन था, लेकिन उसके कारण उनको ज्यादा डिप्रेस हुए हैं। अगर वो सभी चीजें शुरू हो जाएंगी तो हमको लगता है कि बच्चे थोड़े से चीजें नॉर्मल होंगे। और इसके थ्रू कोई अंत नहीं है, देखिए मोबाइल या ऐप के थ्रू लर्निंग का कोई अंत नहीं है। तो बच्चों को ये भी बताना पड़ेगा कि क्या चीजें पढ़ना है, कितनी पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। ये जब तक नहीं होगा तब तक हमको लगता है कि बच्चों में थोड़े रहेंगे। और अब टेक्नोलॉजी के थ्रू काउंसलिंग और बनेगा। हमको लगता है कि योगा का बड़ा प्रचार हुआ है और मेडिटेशन का बहुत सा हुआ है। डिफरेंट स्कूल अब योगा मेडिटेशन क्लासेस कर रहे हैं। हमारे स्कूल में देख रहे हैं, हम टीचर असेंबली करा रहा है उसके थ्रू बच्चों को। तो ये सभी छोटी चीजें हैं, बच्चों को थोड़े से डाइवर्ट करेगी या उनका मोनोटोनस थोड़ा सा कम होगा, और तो हमको लगता है कि बच्चे जो है नॉर्मल बिहेवियर या नॉर्मली बिहेव करेंगे। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल कि जिस तरह से एक मॉडर्न एजुकेशन आप कह सकते हैं या हम एजुकेशन ही कह ले, इसके साथ में जो मोरल एजुकेशन है वो कितना जरूरी है, जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कितना जरूरी है बच्चों के? देखिए, एक चीज हम मान लें कि जो भी स्कूल केवल बच्चों को मार्क्स या कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए कर रहे हैं, वो तो समाज के लिए, देश के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं कर। क्योंकि एक बार नौकरी पाने के बाद, एक बार किसी फील्ड में काम करने के बाद कोई भी मार्क्स या परसेंटेज नहीं पूछता है। बच्चे का कंडक्ट कैसा है, लाइफ स्किल्स उसको कितने आती हैं, उसकी हैबिट्स कैसी है, कितना रेस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, किस तरह से कम्युनिकेटर कितना अच्छा है, कन्विंसिंग एबिलिटी उसकी कितनी है, करेक्टर किस तरह का है। तो ये सभी चीजें जो पर्सनालिटी के पार्ट्स हैं, ये थ्रू आउट, ये जो टीचिंग होती है या ये जो लर्निंग होती है, ये किसी भी आदमी के लाइफ भर काम देती है। तो जो मार्क्स है, परसेंटेज है, कंपटीशन है, वो तो बुक्स का जो नॉलेज है वो तो एक लिमिट के बाद आपको 20, 22, 25, 30 तक जब मिल गया आपको नौकरी, उसके बाद नहीं काम आता है। तो ये सभी चीजें एजुकेशन का पार्ट है। इसलिए सभी अच्छे स्कूल अलॉन्ग विद द मार्क्स परसेंटेज जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं या जो स्किल्स है उस पर काम करते हैं। और ये अफेक्ट हुआ है, इसको मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, ये अफेक्ट हुआ है। और इसको जैसे ही स्कूल खुलेंगे हमको लगता है कि इस पर ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बच्चों की हैबिट्स अफेक्ट हुई होगी, उनका कम्युनिकेशन अफेक्ट हुआ होगा, डिफरेंट वर्ड्स जो कि रीजनल या लोकल लैंग्वेजेज है या जो घर की भाषा है उसको सीख रहे होंगे, कहीं कहीं दूसरे वर्ड भी यूज कर सकते हैं बच्चे। तो इन सभी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, इन पर काम करने की जरूरत है और ये अफेक्ट हुए हैं ऑनलाइन। सर, इस दायित्व को समझाने के लिए, जैसे हम लोग कहते हैं कई बारी, आज भी हम लोग को लोग कहते हैं कि ये तुम्हारी सामाजिक जिम्मेदारी है, तुम लोग इससे दूर हट रहे हो, जो अभी के बच्चे हैं वो दूर भाग रहे हैं, ये चीजें कैसे उन तक प्रॉपर रहें ताकि अपने नैतिक मूल्यों को, अपने सामाजिक मूल्यों को वो पढ़ाई के साथ साथ कैरी ऑन कर सके? इसके लिए क्या कुछ हमें करना चाहिए? देखिए, ये जो समस्या है ये केवल कोरोना काल से नहीं, यह मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का जो है, जो अंग्रेजों का सिस्टम था, इस तब से शुरू हुई है। मैं आपको बताऊं कि अभी भी आप देखें, जितने पढ़े लिखे लोगों के यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम थी, अभी इवन पढ़े लिखे लोग जिनके पास अच्छी डिग्रियां हैं, जो अच्छे घरों में रहते हैं, जो अच्छे माहौल में रहते हैं, उनके यहाँ भी ये समस्याएं उतना ही प्रभावी ढंग से हैं जितना नहीं पढ़े वालों के लिए है। तो इससे सवाल उठता है कि हमारा वो कौन सा एजुकेशन सिस्टम है या उसमें क्या डिफेक्ट है जो कि इस ह्यूमन टच को, रेस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, वैल्यूज को, अपने पेरेंट्स से दूर जाने का और अपने पेरेंट्स का सम्मान नहीं करने का, अपने पेरेंट्स से मिसबिहेव करने का ये शिक्षा दे रही है। तो यह पिछले कई सालों से, करीब एक दशक से पहले से ये चल रहा था कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, जो अच्छे स्कूल हैं, अपने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करें और इन सामाजिक दायित्वों और मूल्यों को या नैतिक शिक्षा को अपनी टीचिंग पैटर्न में इन्वॉल्व शामिल करें। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही कोरोना आ गया तो वो जो स्पीड था वो उस तरह से काम नहीं हो पा रहा है, ये इसमें और घटाव आया। तो कहने का मतलब है, अब स्कूल जब खुलेंगे, नॉर्मल स्थिति आएगी, इस पर और जिम्मेदारी से और प्रभावी ढंग से काम करने की जरूरत है।
एक छोटा सा कदम हम उठाए थे। हमने एक स्कूल में पेरेंट्स को बुलाया, एक ह्यूमन लाइब्रेरी शुरू किया। मैं आपको बताऊं, जैसे लाइब्रेरी होती है उसमें बुक्स होती है, बुक्स को हम पढ़ते हैं, हमको कुछ नॉलेज मिलता है। उसी तरह से मेरा मानना है कि हर आदमी अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखता है, लाइफ स्किल्स को जी। और हर आदमी का जीवन या जो उसकी लर्निंग है, जो उसका नॉलेज है या जो उसका अनुभव है, वो एक बुक के समान है। हर आदमी एक किताब है। तो उसको हमने नाम दिया ह्यूमन लाइब्रेरी। उसमें हम 300-400 लोगों को कलेक्ट किए जो अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, सामाजिक हैं और कुछ अवार्डी हैं या कुछ एक्सपर्ट हैं, और उनको बुला के हम बच्चों से एक नॉर्मल बैठा के बात कराते हैं। जमीन पर बच्चे बैठते हैं, वो आदमी बैठता है बाहर का आके, वो बच्चों से नॉर्मल बात करता है। वो टीचर नहीं है, वो पेरेंट्स नहीं है। हम एक्चुअली होता क्या है स्कूल में, जब पेरेंट्स बात करता है तो बच्चा सोचता है ये मेरे पेरेंट्स हैं इसलिए बोलेंगे। जब प्रिंसिपल या टीचर बोलता है तो उसको लगता है प्रिंसिपल और टीचर का यही काम है, हमेशा सही बोलने के लिए कहना। लेकिन एक दूसरा आदमी, बाहर का आदमी, जिसको स्टूडेंट न तो पेरेंट्स के चश्मे से देख रहा है, न तो एक प्रिंसिपल या टीचर के चश्मे से देख रहा है, वो जब बैठ के अपने अनुभव को शेयर करता है जी, और जब चीजों को बताता है तो बच्चे उसको ज्यादा समझते हैं या बच्चे उससे ज्यादा कनेक्ट होते हैं, फील करते हैं। इससे किताबी नॉलेज के साथ में अनुभव का ट्रांसफर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना चाहिए। तो इससे हमने देखा था कि बच्चों में बड़ा फर्क पड़ा। माने एक पेरेंट्स जो है उसको बोलता है बाइक नहीं चलाने के लिए, नहीं लेने के लिए, प्रिंसिपल या टीचर बोलता है बाइक नहीं, लेकिन एक बैठा हुआ आदमी बोलता है कि अरे हम बाइक दे दिया, मेरा बच्चा के ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मैंने बच्चे को खो दिया, बच्चे का टांग टूट गई या क्या हुआ। उसके बाद वहां पर बच्चा जब कनेक्ट करता है, साथ में बैठ के बात करता है, तो वह जो अपने फादर के द्वारा या मदर के द्वारा कही हुई बात या टीचर के द्वारा कही हुई बात को प्रैक्टिकली महसूस करता है। तो इस तरह की जो, इसलिए कहा जाता है कि टीचिंग कैन नॉट बी इन अंडर द फोर कंस्ट्रक्टेड वॉल। एक क्लासरूम टीचिंग के बाहर बच्चों को ले जाने की जरूरत है, नेचर से जोड़ने की जरूरत है, सोसाइटी से जोड़ने की जरूरत है, उनको ओल्ड एज होम दिखाने की जरूरत है, पुअर बच्चों के साथ मिक्सअप करने की जरूरत है, हेल्प कराने की जरूरत है। तो स्कूल में ये सभी डायमेंशन जो है जो करने की जरूरत है और स्कूल को करना चाहिए, नहीं तो स्थिति और खराब। राम सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की और एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपने बताया कि ह्यूमन लाइब्रेरी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है और लोग अगर इस ओर ध्यान दे, प्रबंधन इस ओर ध्यान दे, तो निश्चित तौर पे एक बदलाव आएगा। सर, बढ़ते कदम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और शिक्षा जगत से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अभी आप सुन रहे थे प्रधानाचार्य राम सिंह को और बहुत अच्छी जानकारियां उन्होंने साझा की। उम्मीद करते हैं कि इन जानकारियों के साथ आप भी अगर एक कदम आगे बढ़ना चाहेंगे, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो या फिर विद्यार्थी, एक नई दिशा आपको जरूर मिलेगी। कार्यक्रम के अगले अंक में फिर एक नई जानकारी के साथ हम हाजिर होंगे। मुझे यानी कमलेश कुमार मिश्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।